तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी टीईटी का 2022 का क्वेश्चन पेपर जो कि 23 जनवरी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, अभिप्रेरण के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से या विकास के सिद्धांत से। तो ये सभी को पता है ये किससे थे, ये अधिगम के सिद्धांत से रिलेटेड थे या थ्योरी ऑफ लर्निंग से थे। क्वेश्चन नंबर 2, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रत्ययों की संख्या होती है 15, 10, 12 या 14। तो कितनी होती है? 14 होती है। क्वेश्चन नंबर 3, मानसिक विद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? समझ के लिए, समस्या समाधान के लिए, सृजनात्मकता के लिए या अनुप्रयोग के लिए? तो किसके लिए किया जाता है? ये सृजनात्मकता के लिए या क्रिएटिविटी के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? स्किनर, कोहलर, थॉर्नडाइक या पावलोव? तो सबको पता है कौन था? पावलोव था। क्वेश्चन नंबर 5, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? बुद्धि, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व या सृजनात्मकता? अगर ओरिजिनलिटी लिख के आ गया तो सबसे पहले आपको सृजनात्मकता करना है या क्रिएटिविटी करना है। क्वेश्चन नंबर 6, युयुत्सा है मूल प्रवृत्ति, चिंतन, कल्पना, संवेग? तो ये क्या है? मूल प्रवृत्ति है। इसी को क्या कहते हैं? इंस्टिंक्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं आर्थिक तत्व, वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व या सामाजिक परिवेश तत्व? क्वेश्चन में ही सामाजिक लिखा है तो ऑप्शन 4 हमारा सही हो जाएगा। क्या? सोशल इन्वायरमेंट एलिमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? पहला, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम। दूसरा, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तीसरा, द्रुतगामी विकास का नियम। चौथा, अनियमित विकास का नियम। तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, द्रुतगामी विकास का नियम। इसी को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत या निरंतर विकास का सिद्धांत? तो कौन सा हो जाएगा? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। कौन सा हो जाएगा? थ्योरी ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया था? तो गैसल, डगलस और हॉलैंड, मेरेडिस या हरलॉग? तो ये हरलॉग द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है? कल्पना, चिंतन, स्मृति या प्रत्यक्षीकरण? तो क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण होता है। इसी को परसेप्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोहलर, गेस्टाल्ट, थॉर्नडाइक या पावलोव? तो सबको पता है थॉर्नडाइक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होता है 70 से 70, 79, 110 से 114, 90 से 109 या 80 से 89 तक? तो क्या होता है? 90 से 109 तक होता है। थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक हैं? कैटल, स्किनर, वर्नर या थॉर्नडाइक? तो यहाँ पे क्या लिखा? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द इंटेलिजेंस। तो ये कौन हो जाएंगे? कैटल हो जाएंगे। क्रिस्टलीकरण दिया गया तो सी से क्रिस्टली होता है और सी से ही सी से कैटल हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसने किया था? हल ने, स्किनर ने, हेगार्टी ने या थॉर्नडाइक ने? सबको पता है किसने किया था? स्किनर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? परीक्षण निर्माण, परीक्षण अंकन, परीक्षण प्रशासन या परीक्षण वैधता का? तो ये किसका है? परीक्षण निर्माण का है या टेस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 17, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? ब्रूनर ने, स्किनर ने, कोहलर ने या पियाजे ने? तो ये किसने दिया था? ये पियाजे ने दिया था, ये पिगेट ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 18, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? व्यक्तित्व के, सृजनात्मकता के या संप्राप्ति के अथवा बुद्धि के? तो ये किस में किया जाता है? व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। पर्सनालिटी टेस्ट में इसका हम लोग
उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अभिप्रेरणा, निर्देशन, परिपक्वता या रुचि। तो क्या सबसे इम्पोर्टेंट है? अभिप्रेरणा। क्या होता है? मोटिवेशन होना चाहिए। अगर मोटिवेशन है तो पढ़ाई आसान हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, शैशव काल का समय है 12 से 18, तो ये तो बिल्कुल गलत है। 15 वर्ष तक, ये भी गलत है। 0 से 6 वर्ष तक बहुत बड़ा हो जाएगा। जन्म से 2 वर्ष, तो अंतिम हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र परिस्थितियों का प्रत्यक्षीकरण है, मानव का अधिगम प्रयोजन है, जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, या एक स्वतंत्र क्रिया है। तो पहला ही ऑप्शन सही है कि एक समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करना चाहते थे, द परसेप्शन ऑफ द होल सिचुएशन के बारे में ये बताना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 22, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की है? जॉन डीवी ने, ब्लूम ने, किलपैट्रिक ने या हर्बर्ट ने। तो किसने की है? हर्बर्ट द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? क्रेशमर ने की है, स्प्रेंजर ने की है, कैनन ने की है या जुंग ने की है? तो ये किसने की है? क्रेशमर ने की है। पहले ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? कोल और ब्रूस का, क्रो एंड क्रो का, डिहान का या ड्रेवहल का? तो ये क्रो एंड क्रो का है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या होगा? सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप, व्याकरण में प्रशिक्षण के अनुरूप, या अनुकरण और प्रबलन के फलस्वरूप, या चौथा परिपक्वता के फलस्वरूप। तो ये क्या होता है? तीसरा हो जाएगा सही इसका। तो एज अ आउटकम ऑफ द इमिटेशन एंड द रीइंफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 26, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। किसने किया है? ड्रेवर ने। ये क्वेश्चन ऊपर भी पूछा जा चुका है। ड्रेवर ने, वुडवर्थ ने, थॉर्नडाइक ने या मैकडूगल ने? तो मैकडूगल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 27, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है डम्बिल का, मैकडूगल का, मन का या रॉस का? तो ये किसने कहा था? ये मैकडूगल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ, रॉस या गॉल्टन? तो इसमें कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 गॉल्टन का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? पहला क्या है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा चित्रांकन परीक्षण, तीसरा आलमी अल्फा टेस्ट और चौथा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। तो ये किसने कौन सा था? ये चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही जगह, जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट का किया था। क्वेश्चन नंबर 30, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया थॉर्नडाइक ने, स्टर्न ने, वर्नर ने या स्पीयरमैन ने? तो किसने किया था? स्पीयरमैन ने किया था। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। अब इसमें दिया गया है पैराग्राफ, इसमें हम लोग पढ़ लें। अगर घुमक्कड़ शब्द में से कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। तो इसमें क्या बन जाएगा? प्रत्यय घुमक्कड़ में घुम धन अक्कड़ बन जाएगा। तो घुम अलग हो जाएगा और अक्कड़ अलग हो जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पहला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा क्या है? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो पहले से सभी को पता है कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। तो आप ऑप्शन यहाँ भी ढूंढ सकते हैं, घुमक्कड़ी और वैशाली मिल जाएगा आपको। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो इसमें व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर, क्योंकि क्या हो जाएगा? स्वा हो जाएगा और प्लस छंद हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तब वे 35 वर्ष के थे। ये देखिए 35 वर्ष के लिए जब निरंतर घूमते रहे थे।
निरंतर घूमते रहे। तब उनकी अवस्था कितनी थी? 35 वर्ष की आयु थी। अगला क्वेश्चन, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो वैदिक धर्म है। ऑप्शन में आप ढूंढ लीजिएगा। डा का उच्चारण स्थान है। डा का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिक होता है। क्वेश्चन नंबर 37, 4 गज मलमल से कौन सा विशेषण है? तो 4 गज, यहाँ पे 4 पहले से लिखा हुआ है तो ये मात्रा दिखा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये संख्यावाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, समास का विलोम क्या होता है? समास का विलोम व्यास होता है। क्वेश्चन नंबर 39, शून्य का तत्सम रूप क्या है? शून्य का तत्सम रूप शून्य होता है। शून्य जैसा कुछ होता ही नहीं है। आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? बहुत ही अप्रिय लगना। क्या है? आँख की किरकिरी, जो आपको प्रिय लगे। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही लिखी गई है? तो इसमें अनुगृहित, ये चौथा वाला सबसे बढ़िया लिखा हुआ है। 42, निम्न में से शुद्ध शब्द है कौन सा है? पैतृक। तो पैतृक होता है, ये हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो सा ध्वनि का कौन सा है? तालु है, तो हम लोग इसको तालु लगा देंगे। अत्यंत, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अतिधन अंत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उपत्यका का अर्थ होता है सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, पर्वत के आसपास की भूमि, पर्वत का शिखर या प्राणियों के पेट का एक अंग। तो क्या होता है? पर्वत के आसपास की जगह को हम लोग क्या कहते हैं? उपत्यका कहा जाता है, उपत्यका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से मौखिक अभिव्यक्ति का एक रूप है। शुद्ध वर्तनी, आशु भाषण या श्रुतलेख या सुलेख। तो क्या हो जाएगा? आशु भाषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, हिंदी भाषा की बोलियां हैं। तो हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 18 हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का प्रत्यय है। तो इसमें क्या हो जाएगा? समाज धन इक हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम लीलाधर जगूड़ी, अखिलेश, हरे प्रकाश उपाध्याय, विश्वनाथ तिवारी। तो क्या हो जाएगा? अखिलेश हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 50, 12 बरस लो कुकुर जीवे अरु 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? विद्यापति, जागनिक, नरपति नाल या चंद्रवरदाई। तो ये जागनिक की है। क्वेश्चन नंबर 51, अकाल का पर्यायवाची है दुर्भिक्ष, अपरिहार, अंधियारा या अक्षत। तो दुर्भिक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? अध्यापक के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। दूसरा, क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं? तीसरा, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द में बताना है। प्रत्याशा, अनाहूत, अपरिमेय या अप्रत्याशित। तो अप्रत्याशित हो जाएगा, जिसकी हमने कोई आशा ना की हो। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। तो इसमें कौन सा वाक्य है? क्योंकि इसमें भावना की बात हो रही है, मुझसे उठा नहीं गया, तो ये क्या आ जाएगा? भाव वाच्य हो जाएगा। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो इसमें क्या आ जाएगा? निधन कपट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश है, पाकिस्तान में उर्दू है, मॉरिशियस में ही हो सकती है, दक्षिण अफ्रीका में तुलु और बाकी भाषाएं बोली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 57, सूर सागर किस भाषा की रचना है? अवधी की, छत्तीसगढ़ी की, ब्रज की या मुद्देली की। तो ये किसकी है? ये ब्रज की है, क्योंकि सूरदास वहीं लिखा करते थे। क्वेश्चन नंबर 58, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी लिखी है? सुमित्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो यह किसकी किताब है? यह किसकी कविता है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। क्वेश्चन नंबर 59, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है?
गुणवाचक, सार्वनामिक, परिणामबोधक या संख्यावाचक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, चौराहा शब्द में समास है, क्या है? कर्मधार, अव्ययी भाव, द्विगु या द्वंद्व। तो चौराहा मतलब जहाँ चार का मतलब आ रहा है तो द्विगु में ही संख्या की बात कही जाती है, तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। अब हम लोग इंग्लिश का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, What kind of adjective are used in the following sentence? A live ass is better than a dead lion. कि एक मृत गधा बेहतर है एक मरे हुए शेर से। तो ये क्या कहना चाहता है? ये क्वालिटी की बात बता रहा है कि जो जीवित है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मरे हुए से। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या आ जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन मिसस्पेल्ड। कि इसमें किसकी स्पेलिंग गलत दी गई है? डेसिडुअस, एंट्रेंस, गवर्नेंस, यही गवर्नेंस वाली गलत दी है। NA होता है, इसमें E लिखा हुआ है। एम्बिगुअस सही है। पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड एटीन्यूएट। एटीन्यूएट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कमज़ोर कर देना। तो इसका क्या हो जाएगा? रिपेंट, मेक थिन, डिवाइड या फोर्स। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मेक थिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजंक्शन। नो सूनर हैड लग गया तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन बट, नो सूनर के साथ बट नहीं लगता है, ये गलत हो जाएगा। नो सूनर हैड वी रीच्ड द स्टेशन एंड भी नहीं लगता है। नो सूनर के साथ हमेशा दैन आता है, तो जहाँ भी दैन दिख जाए वो सही है। यहाँ पे वेन आ रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ दैन दिख रहा है तो ये चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, पिक आउट द सुटेबल एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। जुडिशियस, इसका हमको एंटोनिम्स बताना है, मतलब इसका अपोजिट हमको बताना है। इम्प्रूडेंट, केयरफुल, सिली या सगैसियस। तो इसका क्या आ जाएगा? इम्प्रूडेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, द मीनिंग ऑफ द इडियम्स टू पुट आउट। कि एक ये मुहावरा है द पुट आउट, इसका हमको क्या बताना है? मतलब बताना है। टू पोस्टपोन, टू गो आउट, टू एक्सटिंग्विश या टू वेट। तो क्या आ जाएगा? टू एक्सटिंग्विश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, द सेंटेंस दिस इज़ द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न। यह वह घर है जहाँ पे मैं पैदा हुआ था। तो ये कैसा सेंटेंस है? ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? एक कर्ता, एक वर्ब और एक कर्म होता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। इसमें क्या है? यहाँ पे सेंटेंस को जोड़ा गया है, मतलब विच के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 68, फिल इन द ब्लैंक्स। द ऑब्जेक्शन वॉज मेट आउट ब्लैंक द लॉयर। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? विद, फ्रॉम, बाई या टू। तो ये बाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रेन वेंट होम। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? बीइंग टायर्ड, वाइल टायरिंग, हैविंग टायर्ड या ऑन टायरिंग। तो यहाँ पे हैविंग टायर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस। द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रांग, इट वुड नॉट कीप अवेक। द कॉफ़ी, अब इसमें हमको बताना है कौन सा इसमें क्या इसमें हम लोग को जोड़ना है। द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रांग टू कीप अस अवेक। द कॉफ़ी इज़ नॉट, ये पहला ही हमारा क्या आ जाएगा? पहला ही सही हो जाएगा। टू स्ट्रांग सो टू द कीप अवे। क्वेश्चन नंबर 71, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद करेक्ट कंजंक्शन। की यहाँ पे हमको कौन सा कंजंक्शन जोड़ना है? तो ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वॉज कट ऑफ, बट एज अनलेस या आइदर एज। कि अगर हमने बिजली का बिल नहीं जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो हमारी बिजली कट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 72, चूज द फॉलोइंग करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। डेथ ले हिज आइसी हैंड ऑन किंग। ये क्या है? ये मेटाफर है, सिमली है, एपोस्ट्रॉफी है या पर्सोनिफिकेशन है। तो ये क्या है? ये पर्सनलाइजेशन है। डेथ ले हिज आइसी हैंड ऑन किंग। क्वेश्चन नंबर 73, चूज़ द प्रॉपर सीक्वेंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग। कि इसको हमको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना है। द गाइड सेड दैट, कि एक जो गाइड है वो कह रहा है, क्या कह रहा है? कि इसमें, हाँ, क्या कह रहा है इसमें? कि नाउ एवर इन द वर्ल्ड ए फेयरर बिल्डिंग यू विल फाइंड देन द ताजमहल।
तो इसमें बन जाएगा द गाइड सेड दैट यू विल फाइंड ए फायरर बिल्डिंग नाउ एवर इन द वर्ल्ड देन द ताजमहल। तो इसका पहला ही सही हो जाएगा, RQPS बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है गिव द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग प्रोवर्ब। ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। कि जो हाथ में बैठी हुई चिड़िया है वो ज़्यादा बेहतर है या मतलब किसी छुपे हुए मतलब घोंसले में, अब घोंसले में पता नहीं मिले ना मिले, तो जो अपने पास है वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसका क्या मतलब है, टू कैच टू बर्ड विद योर हैंड, टू ट्रैप बर्ड इन बुश, इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाई विद वाट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट वाट इज़ नॉट योर्स। तो यही सही हो जाएगा कि जो आपके पास है उससे ही सेटिस्फाइड रहिए, उससे नहीं कि आप ट्राई करें और जो आपके पास नहीं है उस पर आप ज़्यादा कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 75 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। कि आई हिम सिंस वी मेट अ ईयर अगो, आई डिड नॉट सी हिम वी मेट अ, तो ये है, ये बन जाएगा हैड का, ये प्रेजेंट को उसमें परफेक्ट में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका। कि वहाँ पे कौन रहते हैं, ठीक, अमेरिकन साइंटिस्ट। इट इज़ हैज़ ऑलवेज बीन अ डेजर्ट, डायनासोर्स या इंडियन साइंटिस्ट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका डायनासोर्स हो जाएगा। ओल्डेस्ट प्रेजेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ ए एडवर्ब। कि इसमें कौन सा एडवर्ब है, तो इसमें पहला ही एपेस क्या है, एडवर्ब है। क्वेश्चन नंबर 78 फाइंड इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोनाउन। इसमें हमको एक प्रोनाउन भरना है। माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी, क्वेश्चन ही गायब है, वेरी क्या है आगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों लोगों की बात हो रही है, बच्चे लड़का और लड़की की दोनों बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, ये ईच अदर हो जाएगा। जब दो लोगों की बातें होती हैं तो ईच अदर लगता है, जब दो से ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एमंग लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। कि इसमें कौन सा है जो मेटाफर का एग्जाम्पल है। कि ही इज़ अ बिग डंकी, सेकंड है माई हार्ट लीप्स अस व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो इन द स्काई, थर्ड है द बेटर स्वीट मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड आर अ सोर्स ऑफ ग्रेट प्लेजर, फोर्थ है द फेस ऑफ द चाइल्ड इज एज सॉफ्ट एज द पेटल्स ऑफ अ रोज। तो इसमें मेटाफर कौन सा, पहला ही हमारा क्या है, मेटाफर है। क्वेश्चन नंबर 80 चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज। कि जनसंख्या, जो लोग जनसंख्या की स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, बिल्कुल नहीं कहते हैं, ये पर्यावरण से रिलेटेड है। जीनोलॉजी कहते हैं, ये भी नहीं कहते हैं। डेमोग्राफी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी, ये तो बिल्कुल नहीं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू द डायरेक्ट सेंटेंस। की इनडायरेक्ट के फॉर्म में दिया गया है, इसको हमको डायरेक्ट के फॉर्म में बनाना है। तो आई आस्क्ड शीला इफ़ आई माइट नो हर फादर, तो आई सेड टू शीला, ये तो हमारा सब में ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये आई सेड टू शीला बन गया हमारा। फिर आई आस्क्ड बाकी में है ही नहीं, फिर क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे माइट लगा हुआ है तो हम लोग में ढूंढेंगे। में किस में है, पहले में दिया गया था और चौथे में दिया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टोल्ड लगा हुआ है इसलिए ये यहीं गलत हो गया। तो बस पहला ही एक ऑप्शन है जो हमारा सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 82 द ईडियम्स टू रिंग वंस ओन बेल मीन्स। कि इसका क्या मतलब होता है, ईडियम्स का, टू रिंग वंस ओन बेल। फर्स्ट है टू थिंक प्रॉपरली, टू इंडल्ज इन सेल्फ प्रेज, टू कमिट अ थेफ्ट, टू बी वंस पब्लिसिटी एजेंट। तो इसका क्या हो जाएगा, टू इंडल्ज इन सेल्फ प्रेज। ये आत्ममुग्धता की बात हो रही है कि इसमें आदमी अपने में ही बिजी है। फिर ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 83 से लेकर 90 तक क्या है, पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ के हम लोग को सॉल्व करना है। तो एक बार पढ़ लिया जाए। द चिल्ड्रन ऑफ MG विद्यालय हैड अ वंडरफुल टाइम yesterday. They were captivated by the speed, agility and the showmanship of the magician Kim Rathod. The children watched him spellbound for 2 hours. All that broke the silence was a gasp of the astonishment or the sound of the spontaneous applause appreciating a
trick. Out of his magic wand came flowers, ribbons, and garlands of every possible color and seemingly unending length. It came in such quick succession that everyone was left gasping. One or two young children came up to examine the thin stick, wondering how it could hold so much. They were really frustrated. As if that was not magically enough, he made a rabbit pop out of an empty wooden box. It went hopping around the stage. It was soon put back into the box, and second later he pulled out a rat, soft, white, and squeaking. The little ones seemed a little frightened by this, while the other clapped and cheered loudly. This was a grand finale. The children did not want it to end. They shouted encore once more, but Kim gave them a bright smile and vanished from the scene. The children were left searching here and there for him. Then they walked out excitedly, recounting what they had seen and how wonderful it was. One of the boys, Ravi, declared loudly, "It was the best magic show of the century." अब हम लोग पहला क्वेश्चन इसमें देखेंगे। पहला कह रहा है व्हाट डज इनकोर मीन। इनकोर मीन का मतलब क्या होता है? नेवर, नाउ, वंस मोर या ट्राई। तो क्या होता है वंस मोर? हम लोग ने अभी यहाँ पढ़ा है वंस मोर की एक बार, और यहाँ पे था ना इसी पे, ये थर्ड पैराग्राफ में ये वंस मोर, इनकोर, वंस मोर ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 84, विच डिड किम डू इन द एंड। वाट डिड की किम ने अंतिम में क्या किया? उसने स्माइल की और क्या हो गया? डिसअपियर्ड हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ था, कहीं था यहाँ पे, सर्चिंग white squatters while the other clapped. The children did not want the shorter in coat but Kim, ये इसी के नीचे था, ये स्माइल एंड वैनिश्ड, ये ऊपर वाला जो है ये स्माइल एंड वैनिश्ड। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? स्माइल एंड डिसअपियर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट डज सेंचुरी डिनोट। कि सेंचुरी का क्या मतलब होता है? सेंचुरी का मतलब होता है 100 ईयर्स। तो इसमें क्या हो जाएगा? पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, जहाँ भी दिया हो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। व्हाट इज़ द मैजिशियन नेम। मैजिशियन का क्या नाम था? सबसे ऊपर ही नाम है MG विद्यालयन। क्या नाम था? MG विद्यालयन नहीं, द चाइल्ड ऑफ द MG विद्यालय नहीं, इसका हो जाएगा, ये नहीं है। ये जो नाम है ये किम है, जो यहाँ पे किम, मैजिशियन का नाम क्या था? मैजिशियन किम राठौड़ थे। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द कैप्टिवेटेड, एस्टोनिश्ड, एंगर्ड, अरेस्टेड या ऑनर्ड। तो क्या हो जाएगा इसका? एस्टोनिश्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द स्पॉन्टेनियस। कि स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब होता है? कि जो बहुत तेज़ी से, स्पॉन्टेनियस मतलब कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन पढ़े होंगे, क्या होता है? बहुत तेज़ी से जो होती है। हैप्पन, सडनली, कॉन्टीन्यूअस, नेवर, या क्या हो जाएगा? हैप्पन, सडनली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज़ अ वांड। वांड का क्या मतलब होता है? स्टिक, बॉक्स, हैट या क्लॉथ। क्या होता है? स्टिक होता है। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द हॉपिंग। हॉपिंग मतलब रनिंग, सिंगिंग, स्टैंडिंग या जंपिंग। तो हॉपिंग का मतलब क्या होता है? जंपिंग होता है। तो उर्दू मुझे आती नहीं है, तो उर्दू का पेपर कोई उर्दू के टीचर से आप देख लीजिएगा जो उर्दू सॉल्व करवा रहे हो। अब क्वेश्चन नंबर 61, 2 ही पार्ट करने हैं, तो संस्कृत भी क्या ही करना है, क्योंकि 90 के आगे है। क्या नहीं, 90 के है, ये 2 ही सब्जेक्ट करने, तो हिंदी और इंग्लिश हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 91 करेंगे, गणित सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि A/3 B/4 C/7 है, तो A + B + C बटे C का मान क्या होगा? तो पहले सिर्फ हम लोग पहले 2 को ले लेते हैं। अगर A/3 है और B/4 है, तो अगर हम लोग A/B कर दें और यहाँ पे 3 ऊपर आ जाएगा, 3/4 हो गया। मतलब A की वैल्यू 3 हो गई, B की वैल्यू 4 हो गई। अब यही हम लोग पीछे वाला दोनों ले लेते हैं, B और C को ले लेते हैं। B/4 है और C/7 है, तो क्या हो जाएगा? B/C बराबर 4/7। तो अब देखिए B का मान यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो मतलब अब हमको कोई दिक्कत ही नहीं। तो A की वैल्यू हो गई 3, B की वैल्यू हो गई 4
और सी की वैल्यू हो गई 7। हमसे पूछ क्या रहा है ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी बटे सी कर देना है। तो ए कितना है 3 है, बी कितना है 4 है, सी कितना है 7 है, बटे 7 कर देना। 7 3 10 4 14, 14 बटे 7 करेंगे तो जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये हमारा 2 क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, 2 हमारा आंसर बन जाएगा। इसको सब मिटा देते हैं और इसको आंसर में 2 कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो अगर 5 जनवरी को है तो ये मान के चलिए 5 जनवरी है तो अगला 5 जनवरी जो भी आएगा, कभी भी एक साल का जब होता है तो एक दिन बढ़ जाता है। अगर 5 जनवरी ये 1991 की बात है, अगर इस दिन शनिवार था तो जो अगले साल 1992 में क्या हो जाएगा, ये इसी दिन को रविवार पड़ रहा होगा, ठीक है। अब रविवार पड़ रहा है यहाँ पे, अब क्या करेंगे 5 जनवरी तक तो निकल आया। अब 31 से अगर हम लोग 5 घटा दें, क्योंकि जो जनवरी का महीने में भी हमारे पास 26 दिन बचे हुए हैं, तो जनवरी का 26 दिन हो गया। लेकिन 1992 जो होता है ये 4 से कटता है, मतलब ये क्या हो गया, ये लीप वर्ष हो गया। तो अगर ये लीप वर्ष हो गया तो इसमें फरवरी कितने दिन की होगी, 29 दिन की होगी। और मार्च कौन सी तारीख है, 3 तारीख तक हमको जोड़ना है। अब सबको हम लोग जोड़ लेंगे, तो जब हम इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, 58 दिन टोटल आएगा। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो अगर हम लोग 7 से इसको काटेंगे, 7 अठे 56, मतलब 2 हमारा बचा हुआ है। और यहाँ पे रविवार था, अगर रविवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, मंगलवार हमारा आ जाएगा, सोम और मंगल। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, मंगलवार हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नहीं, इसको नहीं मिटाना था, चलिए मिट गया तो मिट गया, कोई बात नहीं। ये तीसरा था, इसमें हमारा मंगलवार सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है इसको हमको सिंप्लीफाई या हल करना है, ठीक है। तो ब्रैकेट में दिया गया माइनस में जब भी पावर दी होगी तो क्या करेंगे, संख्या को हम लोग उल्टा कर लेंगे। अगर 1/3 है तो ये क्या आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। फिर माइनस 1/4 है तो ये भी, क्योंकि माइनस में है तो ये भी उल्टा हो जाएगा। ब्रैकेट लगा लीजिए और भाग है इसको भी उल्टा कर दीजिए, तो ये 4 की पावर 3 हो जाएगा। अब 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 की पावर 3 थी और 4 की पावर कितनी थी, इसकी 2 थी, 4 है, हाँ 1/4। तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। कई क्वेश्चनों में इसमें क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, लेकिन 2 है नहीं, 1/4 है, तब इसका आंसर चेंज होगा, ठीक है। हाँ, तो 27 - 16 हो जाएगा यहाँ पे। और बाहर क्या है, ये 4 की पावर 3 दिया हुआ है, तो 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा। तो 27 में से 16 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 उधर और 7 इधर, 7 4 11 भागे 64। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11/64 लिख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं। तो इसमें हम लोग कैसे पता करते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है उसको एक तरफ कर दीजिए, मतलब अगर 2 जो छोटी भुजाएं होती हैं अगर उनको हम लोग जोड़ें, वो हमेशा बड़ी भुजा से क्या होनी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर अब हम लोग पहला को देखते हैं इसमें कि 6 सबसे बड़ी भुजा है, 3 और 3 जोड़ेंगे तो ये क्या होनी चाहिए, 6 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये क्या हो गया, बराबर हो गई, तो ये हमारा पहला गलत हो गया। फिर ऐसे दूसरा जोड़ेंगे तो सबसे बड़ी कौन सी है, इसमें 6.3 है, तो ये 6.3 क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी 5 और 4 से, तो यही हमारा सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सेकंड वाला ही हमारा ऑप्शन बन जाएगा। बाकी आप सबको जोड़ के देख लीजिएगा तो कोई नहीं बन रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है अच्छा वही है, हिंदी इंग्लिश वाला ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 इसमें कह रहा है √3 की पावर 4 और 4√5 दिया गया है, ठीक है। तो जब रूट में इसको आरोही क्रम में करना है, तो अगर रूट का मतलब होता है कि 2 है ये, और इसका क्या हो गया, ये कह रहा है ये 3 है, और ये √5 का क्या है, ये 4 में है। तो पावर का हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका अगर 4 3 और 2 का करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 12 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो अगर इसको हम लोग बटे में भी लिख सकते हैं, √3 की पावर क्या आ जाएगी, 1/2,
और हमने एलसीएम 12 निकाल लिया। सबको क्या करेंगे, इसी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। रूट 4 की पावर क्या थी, 1/3 गुणे 12, और ये क्या हो गया √5, और इसकी पावर क्या थी 1/4 गुणे 12 हो जाएगा। सबको काट लीजिए, इसका 6 हो गया, इसका कितना हो गया 3 छंग हो गया, और इसका कितना हो जाएगा, इसका 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो सबका हम लोग पावर निकाल लेंगे। तो जब हम लोग पावर निकालेंगे तो क्या आ जाएगी सबकी पावर, तो सबसे ऊपर √3 था, तो इसका जब हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 729। दूसरा वाला करेंगे √4 का तो 256 आ जाएगा, और लास्ट वाले का करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा 729 है, फिर 256 है, फिर 125 है, तो इसी को लाइन से लगा देंगे। तो हमें लग रहा है ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा है वो क्या आ जाएगा, आरोही क्रम में चाहिए सबसे बड़ा। प्रश्न में आरोही क्रम पूछा गया है कि सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सबसे बड़ा कौन सा 729 है, पहला वाला सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, आरोही में सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो √3 वाला ये ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 96, इसमें कह रहा है यदि अवरोही क्रम में रखे हुए आंकड़ों के दोनों छोर से प्रेक्षण हटाए जाएं, यदि हटाए जाएं, कहाँ गया, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोर से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होंगे। सिर्फ माध्य और माध्यिका, या मीन या मीडियन, या मोड या मीडियन, या मीडिया मोड, या मीन मीडियन मोड, तीनों। तो क्या होगा, तीनों ही प्रभावित हो जाएंगे। अगर मोड है तो अगर एक भी संख्या कम हो गई तो मोड चेंज हो जाएगा। मीन में क्या है, अगर एक संख्या समान है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें कुछ बता तो रहा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 97, 5 सेंटीमीटर बाजू वाले ए क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर इज पेंटेड ऑन ऑल साइड, ठीक है, ऑल साइड इफ ऑल इट्स फेसेस, इफ इट इज स्लाइड इनटू 1 सेंटीमीटर क्यूब, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब विल बी हैव एग्जैक्टली वन ऑफ दियर फेस पेंटेड। अगर 5 सेंटीमीटर वाले एक घन सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है, यदि इसे 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले घन से काटा जाता है तो 1 सेंटीमीटर वाले कितने घन की एक फलक पर ही केवल रहेगा। तो क्या हो जाएगा इसमें, अगर इसमें क्या है तो इसमें हम लोग क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 54 हमारा इसका आंसर बनेगा। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 98, पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो पंचभुज के अंतःकोण क्या होते हैं कि जो भी दिया हो उससे हमको 2 माइनस करना रहता है। अगर जितने भुजें दिए हों n-2 × 180 होता है। तो पंचभुज है मतलब 5 भुजाएं होनी चाहिए, तो n की जगह क्या रख देंगे 5 रख देंगे, और 2 रख देंगे, इसकी जगह 2 रखेंगे, गुणे 180 कर लेंगे। तो 180 गुणे 3 540 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 540 इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आते हैं 99 पे। एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाया जाता है कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। तो खंबे की पूरी माप क्या है। तो एक खंबे का 4/7 भाग धंसा हुआ है, ठीक है। जब खंबे का धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर करते हैं, मतलब कि 4/7 का 1/3 भाग ये क्या कर रहे हैं बाहर खींच रहे हैं, मतलब 4/21 भाग इन्होंने बाहर खींचा। तो पाया कि ये किसके बराबर है कि, तो पाया कि 8 मीटर खंबा अभी भी कीचड़ में है, मतलब बचे हुए का अभी भी क्या है ये 8 मीटर खंबा अभी भी अंदर है। तो 4/7 में से 4/21 अगर हम लोग माइनस कर दें तो 21 हो जाएगा एलसीएम, 7 × 21, 4 × 12 और ये 4 ही रहेगा, मतलब 8/21 भाग अभी भी
धंसा हुआ है, तो पाया कि अभी भी कीचड़ में है। तो यही जो 8/21 आया, ये क्या है, ये 8/21 ही जो बता रहा है, ये 8 के बराबर है, क्योंकि ये धंसा हुआ तो 8 और 8 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, क्योंकि ये पार्ट है x, तो क्या आ जाएगा 21 हमारा टोटल जो उसकी लंबाई आ जाएगी, कितनी आ जाएगी हमारी 21 आ जाएगी। तो इसका पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, ए बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा। अगर ए और बी अगर उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी कितने में कर रहे हैं, 15 में कर रहे हैं, और सी और ए कितने में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। तो सभी को जोड़ लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी सबको जोड़ लेंगे। अब जब हमको सबको जोड़ेंगे तो ये सब 2 बार आ जाएगा, अगर सबको जोड़ेंगे। ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, बी यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, तो सी यहाँ है। तो 1/12, 1/15 और 1/20 हम लोग जोड़ लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आएगा 60, 12 पंचे 60, 15 चौक 60 और 20 तियाँ 60। तो सबको जोड़ने पे क्या आएगा, 5 4 9, 9 और 3 12/60। तो 12 पंचे 60, 1/5। लेकिन ये काम कितने लोग कर रहे थे, 2 लोग काम कर रहे थे, क्योंकि 2 ए है, ये दुगना काम हो रहा था। मतलब अगर ये लोग अकेले काम करते तीनों लोग, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाता, ये 1/5 आया था, तो ये क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। अब क्या करना है, अब हमको सिर्फ एक लोगों का निकालना है। 1/10 अगर तीनों लोग मिलके काम करते तो क्या होता है, ये 10 दिन में हम लोग काम पूरा समेट देते। ठीक है, तो अब हमको ये पता चल गया कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों लोग मिलके 10 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अगर इसमें ए का निकालना है, बी और सी को माइनस कर दीजिए। बी और सी कितने दिन में कर रहे थे, 15 दिन में कर रहे थे। तो ए निकालना है, तो बी और सी कितना आ जाएगा, 1/15 बराबर 1/10। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 1/10 माइनस 1/15। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, 15 चौक 60, 60 बनेगा। तो 6 माइनस 4 बराबर 15 चौक 60, 10 6 हाँ बराबर 2/60 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 1/30 हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 30 आएगा। इस बच्चे ने जो लगाया उसने गलत कर दिया है। 10 दिन उसने सभी का निकाल दिया, लेकिन पूछ क्या रहा है, सिर्फ ए का काम पूछ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। और हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। कौन सही होगा, तीसरा, 30 दिन में काम होगा। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है 14/33, 42/55 और 21/22 इसका मासा निकालना है। तो जब मासा या HCF निकालते हैं, तो जो ऊपर वाली संख्या होती है जिसका कहेगा उसका ऊपर वाले का HCF निकालेंगे और नीचे वाले का LCM निकाल लेंगे। तो ऊपर वाले का जब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, तो 14, 42 और 21 तो 7 ही आएगा इसका, क्योंकि 14 को अगर हम लोग काट के देखें तो क्या आएगा, 2 गुणे 7 आएगा। 42 को करके देखते हैं तो 2 आएगा, फिर 7 त्रिक 21, 3 और 7 हो जाएगा। और फिर 21 का तो 7 त्रिक 21 होता है, 3 गुणे 7 है। तो तीनों में सिर्फ यही 7 ही कॉमन है, तो ये हमारा HCF हो गया। ठीक, अब 35, 55 और 22 का क्या चाहिए, LCM करना है। तो अब 33 है, 55 है और 22 है, इसका LCM निकाल लेंगे। 2 से कटेगा, 33 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। फिर 3 से होगा, ये 11 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा और ये 11 ही रहेगा। फिर 5 से कर लेंगे, ये 11, ये 11 और ये 11। फिर 11 से कर लेंगे तो 1, 1 और 1, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30 और 30 को 11 से गुणा करेंगे तो 11 तिहाई 33, मतलब 330 हो जाएगा। तो LCM हमारा क्या आ गया, 330 आ गया। तो ऊपर वाले का HCF करते हैं, नीचे वाले का LCM करते हैं, तो क्या आ जाएगा 7/330। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि 7 + 2√10 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल हमेशा जब भी करना है तो ये प्लस का साइन लगा हुआ है, तो मतलब ये a + b का होल स्क्वायर बना होगा, ये हमको कन्फर्म है। तो इसका फार्मूला अगर याद है तो a² + b² + 2ab होता है। ठीक है,
तो 2ab में देखिए यहाँ पे 2 पहले से लिखा हुआ है, स्क्वायर में 2 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो मतलब 2 तो मिल गया। अब ये 10 है, 10 का अगर फैक्टर करेंगे तो 5 गुणे 2 ही 10 हो सकता है, और तो कोई तरीका है नहीं 10 लाने का, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। और आगे 7 दिया है, मतलब 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 ही बन जाएगा। तो हमको क्या करना है, ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका स्क्वायर करने पे हमारा सिंपल 5 आ जाए और 2 आ जाए। तो 5 और 2 हो जाएगा तो 7 बन जाएगा, रूट में नहीं आना चाहिए। तो अगर रूट 2 और 5 को रख दें, अगर दोनों रूट में होंगे तभी ये संख्या 5 और 2 बनेगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बन सकता है। आप इसको रख के देख लीजिएगा, रूट 2 और रूट 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का करेंगे स्क्वायर तो ए स्क्वायर हो गया 2, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, और 2ab क्या हो जाएगा 2, और 5 दूनी 10 √10 हो जाएगा। तो यही चाहिए, 5 और 2 जोड़ देंगे 7 बन जाएगा, और 2√10 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से वाला क्वेश्चन 102 हो गया। अब हम लोग करेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 दी गई है, यदि उसकी भुजा 4/3 दी गई है तो उस आकृति का परिमाप क्या होगा। तो जब परिमाप दिया ही गया है तो क्या करना है, हम लोगों को सबको जोड़ देना है। जब परिमाप ही दे दे, एक वर्ग और समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है, मतलब द स्क्वायर एंड द इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग अ साइड इज कॉमन। अच्छा, मतलब ठीक है, अंग्रेजी में थोड़ा ठीक रहता है। कह रहा है एक क्या है, एक वर्ग है जिसकी और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज है और इसमें चारों भुजाएं बराबर हैं। कह रहा है कि इनकी जो भुजाएं हैं दोनों की बराबर है, मतलब अगर इनकी ए है तो इनकी भी ए ही होगी। इफ साइड ऑफ ट्रायंगल इज 4/3, यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो आकृति का मतलब ये 4/3 है एक भुजा इनकी। तो पूछ रहा है फाइंड द पेरीमीटर, तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा। तो किस आकृति का ये पूछ रहे हैं, ये अगर दोनों का पूछ रहे हैं कि एक का पूछ रहे हैं, अगर दोनों का पूछ रहे हैं तो इसी को क्या करेंगे 3 से हम लोग, क्योंकि अगर त्रिभुज का पूछ रहे हैं तो 1 2 3 3 बार दिया गया है, तीनों बार इसको जोड़ देंगे, 4/3 4/3 और 4/3, तो 12/3 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर 4 आ जाएगा। यदि वर्ग में कह रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग 4 बार जोड़ देंगे, या क्या कर सकते हैं 4 से गुणा ही कर दो 4/3 को, तो 16/3 हो जाएगा। तो 16/3 इसमें कहीं आंसर दे नहीं रहा है, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। तो इसका अगर 16/3 ऑप्शन आना चाहिए। अगर वर्ग का पूछ रहा है कि करना क्या है, यही नहीं क्लियर है इनके में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है, ये हमको पता करना है। तो 99 के लिए ये वो संख्या 11 और 9 दोनों से क्या होनी चाहिए, विभाजित होनी चाहिए। तो अगर 99 को अगर तोड़ेंगे तो 11 और 9 में तोड़ सकते हैं। तो 9 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, जिसका जोड़ क्या हो 9 से कट जाता हो। तो जोड़ लीजिए, 1 1 2 2 4 2 6 6 3 9 9 4 13 13 और 5 5 3 18। तो ये 18 9 से तो कट जाएगा। और इसमें 11 का नियम क्या कहता है कि जो इसका अल्टरनेट हो, मतलब एक संख्या को छोड़ के दूसरी संख्या को हमको जोड़ लेना है। जैसे 5 3 8 8 और 1 9 9 4 4 8 और 1 9। तो इनके 11 क्या कहता है कि या तो उसका डिफरेंस 0 आए या तो 11 से क्या कर जाए, 11 से कट जाए। तो पहला ही ऑप्शन हमारा दोनों ही नियम को फॉलो कर रहा है, तो हमारा ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि पाई क्या है, परिमेय संख्या है, पूर्णांक है, अपरिमेय संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो ये एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि 10 की पावर 3x बराबर 125, देन वैल्यू, तो हमको निकालना देन वैल्यू ऑफ 10 टू पावर -2x। तो ठीक है, तो इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे, पहले उसी के बराबर लेके आएंगे। तो 10 टू पावर 3x बराबर 125 है। 3x की x की जगह ऐसा क्या रख दें कि हमारा 125 बन जाए। तो ये 10 है और इसको 3x ऊपर रखे रहो। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 5 5 25 पंचे 125, 5 की पावर 3 हो गया। तो यहाँ पे लेकिन क्या है, अभी यहाँ पे 10 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या है, अभी बीच की संख्याएं क्या हमारी
बराबर तो है नहीं, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा 10, क्योंकि 3 और 3 हमारा ये कट जाएगा, तो 10x बराबर क्या हो गया 5 हो गया। जब 10x बराबर 5 हो गया, अब हमको क्या करना है, अब हमको निकालना क्या है 10 की पावर -2x निकालना है। तो अब 10 की पावर अगर x हमको मिल गया बराबर 5, तो 10 की पावर अगर हम लोग -2x कर लें तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 5 की पावर -2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो पावर एक ही है और -2 का वहाँ से गुणा कर रहे हैं, तो -2 का यहाँ भी गुणा करेंगे। तो 10 टू पावर -2x बराबर ये क्या आ जाएगा, या तो 1/, में आ जाएगा 1/5 का स्क्वायर, तो 1/25। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा 1/25। तो 1/25 देखिए कहीं दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 कि 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा। तो ये हम लोग को पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। तो इसी के उसमें रख देंगे। तो हमको क्या क्या दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो जो चीज़ दी गई है सबसे पहले हम लोग को दिया गया भाज्य दिया गया है कि अगर 16,075 को भाग करना है, ठीक। भाजक कितना दिया गया को किसी संख्या से भाग देने पर, हमको संख्या नहीं पता है किस संख्या से भाग देने, इसको हम लोग ने x मान लिया। भाग देने पर भागफल 167 आता है, मतलब ये भागफल 167 हो गया, और शेषफल कितना आता है 43 आता है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो 1 6 7 ये x रहेगा, ये जो 43 हमारा बचा हुआ है 43 चला जाएगा इधर, 160 75 माइनस 43, इसको घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा 16 0 32 बराबर 1 6 7 x। तो x बराबर क्या आ जाएगा, यही संख्या आपकी बटे में चली जाएगी 1 6 7, इसको भाग कर दीजिए, जो भी आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। भाग देने पर ये 96 आएगा। तो इसको हम लोग देख लें 96 कहीं ऑप्शन में दे रहा है, अगर 96 दे रहा है तो हमारा सही है वो, तो ऑप्शन नंबर 3 में दे रहा है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 108 पे पहुंच गए हैं। कह रहा है कि 50 से छोटे घन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या है, इनमें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसको निकाल लीजिएगा 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 और 47, टोटल सबको आप जोड़ लीजिएगा। टोटल आपको कितनी संख्या मिल जाएंगी, 15 संख्याएं मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना, इसको अंग्रेजी में पढ़ें, ट्वाइस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द टू नंबर इज, इसमें छपा ही नहीं है पूरा। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है, ठीक है। तो दो संख्याएं हैं, एक को हम लोग x मान लेते हैं, x और y मान लेते हैं। दो संख्याओं में बड़ी संख्या हमने x को चलो मान लिया, इसका हम लोग अगर दुगना करते हैं तो छोटी संख्या के 5 गुने से 3 अधिक हो जाता है, छोटी संख्या के 5 गुने से 3 अधिक हो जाएगा। बड़ी संख्या में अगर 4 गुना करते हैं, ठीक है, कि इसको सीधे ही लिख लिया जाए, चलो ऐसे लिखा था, ठीक है रहने दो, तो ये हो जाता है, ठीक। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा 2x - 5y बराबर 3, ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। दूसरे में क्या कह रहा है कि यदि कर दिया जाए दुगना 5 गुना ज़्यादा हो जाता है तथा बड़ी संख्या में 4 गुना, तो बड़ी संख्या में अगर हम लोग 4 गुना कर देते हैं तो क्या होता है, बड़ी गुना में 4 गुना और छोटी संख्या के 3 गुने, छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, 4 और छोटी संख्या के 3 गुने का। अगर दोनों को यहाँ पे जोड़ने की बात कह रहा है कि अगर इसका 3 गुना कर देते हैं तो ये किसके बराबर आ जाता है, 71 के बराबर आ जाता है, ठीक है। अब ये हमको दोनों इक्वेशन मिल गए, पहला और दूसरा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 4 दिया गया, यहाँ 2 दिया गया, अगर हम लोग दुगना कर दें ऊपर वाले को तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा। इसी का हमने दुगना करके यहाँ पे नीचे लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, ये माइनस था तो ये 5 दूनी 10y हो जाएगा, और यहाँ पे 3 था, ये 3 दूनी 6 हो जाएगा।
अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह चेंज कर लेंगे, माइनस हो जाएगा, ये 4x कट गया, 10 और 3 13 हो गए, 13y, और यहाँ पे माइनस है और 71 क्या है, प्लस में 71 में से हम लोग 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 71 में से अगर हम लोग 6 घटाएंगे आ जाएगा 65। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 65/13, 13 इधर से इधर आ जाएगा, तो y बराबर हो गया 5। ठीक है, अब y बराबर 5 हो गया है। अब x का मान हम लोग कोई भी, चाहे पहले समीकरण में रख के निकाल लीजिए चाहे दूसरे समीकरण में रख के निकाल लीजिए। तो पहला समीकरण हम लोग देखते हैं, 2x - 5y बराबर 3 था, तो y का मान हो गया है 5, तो 2x - 5 गुणे 5 बराबर 3, तो 2x 5 पचम 25 बराबर 3, तो 2x बराबर 25 उधर जाएगा, 25 और 3 जुड़ जाएगा, 25 और 3 28, तो x बराबर, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, x बराबर हो गया 14। तो अब हमको क्या इसमें करना है, इसमें ऑप्शन दिया गया होगा, तो वैल्यू हम तुमको पता चल गई। तो वे संख्याएं क्या हैं, तो एक आया 5 और एक आया 14, तो ये ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर, तो ये संख्याएं बस पूछ रहा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या है। तो हम लोग इसको नीचे कर देना, अभी कहाँ पे थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 की बड़ी संख्या 14 है और छोटी संख्या 5 है। एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कि कह रहा है एक वर्ग है ये और एक ये आयत है। ठीक है, तो कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा 8, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होता है, तो 8 गुणे 8 कर लेंगे, तो 8 गुणे 8 क्या हो जाएगा, ये 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कह रहा अब इनका क्षेत्रफल बराबर है, मतलब जो वर्ग का क्षेत्रफल है वही आयत का क्षेत्रफल है, लेकिन इसमें एक भुजा दी गई, लंबाई दी गई है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे लंबाई दी गई है और चौड़ाई नहीं दी गई है, तो b निकालना है, चौड़ाई b निकालनी बटे 16 कर देंगे, 16 चौक 64, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये कहीं दिख रहा है, बिल्कुल पहले ऑप्शन में ही हमको 4 दिखाई दे रहा है, तो हम लोग 4 पर टिक लगा देंगे और ये आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो जब क्या है, जब क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, मतलब कि इसका विक्रय जो क्रय मूल्य है वो 3 रुपये है और जो विक्रय मूल्य है वो 2 रुपये, क्रय मूल्य ज़्यादा तो हानि ही होना है, तो ऊपर के तो 2 तो वैसे भी नहीं देखने हैं, नीचे के दोनों देखने, ये दोनों क्या है, ये दोनों गलत हैं। अब जब 2 रुपये में बेच रहा है और 3 रुपये में ख़रीदा था, तो 1 रुपये की उसको हानि हो रही है, और क्रय मूल्य क्या है, 3 रुपये है, तो क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। तो 3 से भाग करेंगे तो 33 सही 1/3, क्योंकि 33 तिया 99 और 100, 100/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या कर लेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है कि 121,012 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, तो इसको आप भाग दे दीजिएगा, जो बचेगा वो आप लोग खुद कर देंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा, 4 आएगा वैसे। क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है 378 गुणे 236 गुणे 5 459 गुणे 312 के गुणनफल के इकाई का अंक होगा, तो अंतिम संख्या का गुणा करते हैं। चलिए 8 8 45 8 छंग क्या होगा, 48 होगा, 48 में 8 ले लीजिए, 8 का 8 नवा 72, फिर 2 बचेगा, 2 है, 2 दूनी 4, तो क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। दिए गए आंकड़ों का माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यांक क्या होगा। यदि मीडियन पूछ रहा है और उसका मीन दिया गया है, ठीक है, यदि उनका क्या है, मीडियन दिया गया है और मीन पूछ रहा है, तो क्या करना है, माध्य देना दिया, मीडियन ऑफ द गिवन डाटा इफ़ द मीन इज़, कि अगर सबको हम लोग जोड़ के घटाते हैं
तो 4.5 मीन दिया गया कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिया गया, मतलब टोटल जोड़ 45 आना चाहिए अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं। ठीक है, तो सबको आप जोड़ लीजिए, इससे x की वैल्यू आ जाएगी। तो 7 7 14, 14 5 19, 19 8 27, 27 5 32, 32 4 36, 36 3 39, 1 40 2 42। तो कितना कम पड़ रहा है 3 कम पड़ रहा। तो x का मान क्या है, x का मान 3 है। तो x का मान हमको पता चल गया। अब हमको मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है, हम लोग उसको सीक्वेंस से लगाते हैं, लाइन से। सबसे पहले 1 आएगा, 1 एक ही बार लिखा हुआ है बिल्कुल, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 1 3 ये x वाला आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 2 बार है, फिर 6 तो है नहीं, फिर 7 है। कितनी संख्याएं थी, 10 संख्याएं थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक संख्या कोई गायब है, 4 गायब है, नहीं 4 तो लिखे हैं। 5 हो गया एक बार, ठीक है, 5 2 बार लिखे हैं, बिल्कुल लिखे हैं। 7 2 बार लिखे हैं, बिल्कुल लिखे हैं। 8 नहीं लिखे हैं, अच्छा 1 8 हो जाएगा। अब हमको मीडियन निकालनी है। तो टोटल 10 संख्याएं हैं, 8 को हमने सीक्वेंस में लगा दिया है। तो 10/n/2 कर लेंगे। तो हमको पाँचवीं जो भी पाँचवां टर्म जो भी होगा या पाँचवीं संख्या जो भी होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मीडियन या मध्यांक हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो ये 4 पे आ रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 और 5, मीडियन ही तो पूछ रहा है, व्हाट इज़ द मीडियन। तो मीडियन हमारा 4 5 4 9, 9 का कितना है, 10 है ना टोटल। 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, या तो कम दिया हो गया संख्या। कितनी है, 3 3 6 3 9 1 10, 10 दिया गया है। तब तो आपका 4 ही आना चाहिए, 4 ऑप्शन में दे नहीं रहा है। तो ये 4 और 5 को जोड़ के कर रहा होगा, 9 आएगा, 9 का आधा 4.5 होगा। तो ऑप्शन इसमें सही नहीं दिया गया है, आप इसको ये कर दीजिएगा। तो 4.5 ही तब ऑप्शन भी दे रहा होगा, जो जैसा दे आप वैसे ही निपटा दीजिएगा। तो ये सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है, सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको जाता है। What will be the most important person related with the method of analysis of variance in statics। तो इसको कौन किया था, इसको आर.ए. फिशर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि ABC के मध्यांक बिंदु DEF ज्ञात है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। DEF का क्षेत्रफल, DEF मतलब इसका क्षेत्रफल ABC के बराबर है। ABC के बिल्कुल गलत बात है, इतना छोटा है उतना बड़ा है। DEF का क्षेत्रफल 1/4 है ABC के। तो 1 2 3 4, 4 बना हुआ है, तो ये ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है, यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतरण माध्य A जो कि ज्यामिति मात्र G तथा हरात्मक माध्य H है, मतलब कह रहा है इफ़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द गिवन डाटा इज़ A, जियोमेट्रिक मीन G और हार्मोनिक मीन इज़ H है, तो क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, A सबसे बड़ा होगा, फिर G आएगा, अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, फिर जियोमेट्रिक मीन होता है, फिर हार्मोनिक मीन क्या होता है, बड़ा या बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है, द डिफरेंस एंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आर 5 and 36। यदि दो संख्याओं का अंतर और गुणनफल 5 और 36 है तो उनके वृत्तक्रमों का अंतर होगा। क्या होगा, यदि दो संख्याओं का अंतर मान लो x - y है, इनका अंतर क्या है 5 है, और कह रहा है कि इनका गुणन, कि अगर इनको गुणा करते हैं तो 36 आता है। तो 36 ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है कि 9 चौक 36 हो सकता है, और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। अगर इसको 9 और 4 मान लें तो हमारा 5 आ जाएगा। तो उनके वृत्तक्रम का अंतर क्या होगा, तो 1/9 और 1/4 का आप अंतर निकाल लीजिए, 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक है, वैसे 1/4 पहले ही लिखना था क्योंकि 1/4 क्या होता है, बड़ा होगा 1/9 से। तो 1/4 माइनस 1/9 तो आएगा 36, 4 9 36, 9 चौक 36, तो 5/36 क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या कर लेंगे, इसमें सीधे हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, बाकी करते हैं तो बहुत लंबा हो जाता है करने का तरीका। तो 5/36 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान कौन थे। 20वीं सदी में सिर्फ श्रीनिवासा रामानुजाचार्य ही जन्म हुआ था, और तो कोई था भी नहीं उस समय।
किसी कमरे की चारों दीवार का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उस छत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो चार दीवारी का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 2L+B इंटू एच होता है। ठीक है, तो अब इसमें हमको क्या क्या दिया गया है, जो जो दिया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, रख लेंगे। तो क्षेत्रफल दिया गया है 660, 2 दिया गया है, लंबाई क्या है, चौड़ाई की दुगनी है। तो अगर इसको हम लोग बी वाले को एक्स मान लेते हैं तो ये 2x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और ये कितना दिया गया है, 11 दिया गया है। तो 11 2 से पहले कर लीजिए, यहाँ 330 हो जाएगा। फिर 11 से भी कट जाएगा तो 11 तिया 33, 30 बराबर 3x हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो x बराबर हो जाएगा 10, मतलब चौड़ाई हो गई 10 और लंबाई कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। अब हमको लंबाई चौड़ाई सब पता है, अब हमको पता क्या करना है, अब हमको छत का क्षेत्रफल पता करना है। तो छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L इंटू बी हो जाएगा। तो L हमारी कितनी आई है, लंबाई है 20 और चौड़ाई है 10। तो क्या उत्तर क्या आ जाएगा, 200 मीटर। कहीं दे रहा है ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन में 200 मीटर स्क्वायर का दिखा रहा है। तो ये 200 मीटर वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आ गए एनवायरनमेंट के पार्ट पे। पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, मोस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन फ्लावर्स वैली, डोरांग वैली, शांत वैली या सूरमा की वैली। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, फूलों की घाटी में, जो कि कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉट ट्रू फॉर एलपीजी, कि एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य है, या एक स्वच्छ गैस है, मीथेन इमिटिंग है, कि ये मीथेन गैस रिलीज करती है। तो ये बिल्कुल गलत है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं कि कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम में कौन कौन आता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। तीसरा प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, और चौथा बायोटिक एंड एबायोटिक। तो इसमें जैविक और अजैविक आते हैं, क्योंकि ये जो इसमें बच्चे ने लगाया पौधे और जीव जंतु, ये जीव जंतु तो जैविक में आ ही जाएंगे, अजैविक भी इसमें आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 124, मकर रेखा है, मकर रेखा क्या है, कर्क रेखा हमेशा उत्तर में पाई जाती है और मकर रेखा दक्षिण में पाई जाती है। तो ये 23.5 डिग्री दक्षिण में आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125, हु क्वाइंड द टर्म इकोसिस्टम, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसको किया था विटेकर ने। किसको किया था? डॉक्टर A.G. टांसले ने। क्या किया था? ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो ये कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 127, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि डेक्कन ऑफ द वेस्टर्न घाट इन इंडिया इज ड्रायर बिकॉज ऑफ द निम्न ताप प्रभाव, दाब प्रभाव, रेन शैडो प्रभाव या उच्च तुंगता प्रभाव। तो ये क्या है? रेन शैडो कारण है, क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होती है। ठीक है, वहाँ पे रेन शैडो इफेक्ट काम करता है। क्वेश्चन नंबर 128, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन, कि वन्य जीव अधिनियम पारित किया गया था, तो सबको पता है 1972 में। क्वेश्चन नंबर 129, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सूर्य विकिरण कहलाती है? सूर्य ताप, ऊष्मा बजट, सौर सूचकांक या सौर ऊर्जा। तो क्या कहलाती है? सूर्य ताप कहलाती है, उसी को इंसोलेशन कहते हैं। ठीक है, रेन शैडो इफेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 130, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? जर्मनी, यूएसएसआर, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम। तो यूएसएसआर से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, मतलब जो आज का रूस है। क्वेश्चन नंबर 131, इन फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम द टॉप कंज्यूमर आर, कि घास भूमि क्षेत्र में परतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है, कौन सा होता है? मांसाहारी ही होता है। ठीक है, जो सबसे ऊपर होता है वो मांसाहारी होता है। अगर इंसानों में देखेंगे तो दोनों का, लेकिन मेनली कार्निवोरस होगा, जैसे बाज हो गया या ईगल हो गया, चील हो गया। तो ये सब क्या है? ये सिर्फ मांस ही खाते हैं, घास नहीं खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 132,
वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास पाया जाता है, तो पृथ्वी के सबसे पास समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल सबको पता है, क्षोभ मंडल पाया जाता है, उसी को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 133, भारतीय संसद का जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, ये 2002 में पारित किया गया था, इसमें एक ही 2002 का ऑप्शन है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो इसमें 11 दिसंबर, डेट मुझे भी नहीं आती, 11 दिसंबर 2002। 134, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? शिफ्टिंग खेती, शिफ्टी कल्टीवेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कल्टीवेशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज़ या ग्रोइंग प्लांट्स इन ग्रास हाउसेज। तो क्या होगा, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती की, मतलब शिफ्टिंग में क्या होता है, पेड़ काटे जाते हैं, मतलब हर साल वहाँ पे नए पेड़ काट के फिर दूसरी की खेती करते हैं। जैविक खेती में क्या होता है कि इसमें हम लोग जो भी जैसे यहाँ पे हम लोग केमिकल यहाँ पे यूज नहीं करते हैं और जैविक फॉर्म में खेती करते हैं। क्वेश्चन नंबर 135, अम्लीय वर्षा संबंधित है, अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, बोरिक एसिड से, एसिटिक एसिड से या सल्फ्यूरिक एसिड से? तो ये किससे है? सल्फ्यूरिक एसिड से है। क्वेश्चन नंबर 136, WWF से आशय है, तो वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वाच फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वार फंड? तो ये किससे संबंधित है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से संबंधित है, ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137, फूलों की घाटी अवस्थित है, ये ऊपर क्वेश्चन दिया जा चुका है, उत्तराखंड बता चुके हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? उत्तराखंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल वाटर पोल्यूशन या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है, क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसिली में, रॉकीज़ में, एंडीज़ में या हवाई में? तो ये कहाँ पे है? ये एंडीज़ में है, एंडीज़ पर्वतमाला में कोटोपैक्सी है। क्वेश्चन नंबर 140, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है, जो असम और मतलब पूर्वी भारत की ओर बहती है, इसी को क्या कहते हैं? ये पूरब की गंगा भी है हमारी। क्वेश्चन नंबर 141, ध्रुव तारा कहा जाता है उत्तरी तारे को, पश्चिमी तारे को, पूर्वी तारे को या दक्षिणी तारे को? ये सबको पता है, ये क्या होता है? नॉर्थ स्टार होता है। क्वेश्चन नंबर 142, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1972 में, 1985 में, 1981 में या 1973 में? तो प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 1972 में शुरू किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? तो ये मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, लखनऊ समझौता किन दो के मध्य में हुआ था? कांग्रेस व मुस्लिम, ये निशान पहले से क्यों लगा है? हाँ, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच में, नरम दल गरम दल के बीच में, ब्रिटिश और भारतीयों के मध्य, हिंदू व मुस्लिम के मध्य? तो ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 145, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में बिल्कुल नहीं, बिहार में बिल्कुल नहीं, मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं, कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है कि कार्बन डेटिंग से हमको क्या जानकारी मिलती है? तो क्या है? चट्टानों की शक्ति मापन, इनमें से सभी, श्वेत पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्री के आयु मापन? तो कार्बन डेटिंग से क्या करते हैं हम लोग? आयु पता चलती है कि ये जो अवशेष है ये कितने साल पुराना है। क्वेश्चन नंबर 147, संविधान सभा में कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? 20 जनवरी 1950, 13 नवंबर 1949, 21 मई 1949 या 24 जनवरी 1949? तो 24 जनवरी 1949 हो जाएगा। बायोमैग्निफिकेशन है, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, इनमें से सभी, कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीवों के आकार में वृद्धि। मैग्निफिकेशन क्या होता है कि जैसे कि अगर
कोई मछली है और समुद्र में अगर क्या है वहाँ के पानी में अगर वहाँ पे हानिकारक सब्सटेंस ज़्यादा पाए जाते हैं तो मछलियाँ उनको खाएंगी। अब जो मछलियों को खाएगा उसके अंदर क्या होगा, बायोमैग्निफिकेशन, मतलब उसके अंदर जो वहाँ पे पोल्यूशन था या जो केमिकल था उसके जो जब हम लोग ट्रॉप उसमें फूड चेन में ऊपर बढ़ते हैं तो क्या होता है, ये उनके में मात्रा बढ़ती जाती है, जो हानिकारक सब्सटेंस है मछली में कम पाया जा रहा होगा। अब क्योंकि जो उसके ऊपर वाला है वो कई सारी मछली खाएगा तो उसके अंदर क्या होगा, केमिकल ज़्यादा होगा। फिर जो उसके ऊपर वालों को खा रहा होगा उसके अंदर और क्या होगा, उसके अंदर और ज़्यादा केमिकल होगा। इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक है, प्रोटीन, फास्फोरस, कवक या मृदा। तो क्या हो जाएगा, इसमें कवक हो जाएगा या उसी को फंजाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 150, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, न्यूयॉर्क में, नागासाकी में, एम्स्टर्डम में या सिडनी में। तो ये कहाँ पे है, एम्स्टर्डम में है। तो इस तरीके से हमारा ये पेपर यूपी टेट का समाप्त हुआ। अब इसको आगे अगला पेपर देखने के लिए कल आपको नया पेपर मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।